नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश से है। 1999 की ये घटना है। ये जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम है अजीत। अजीत 1999 में लगभग 23-24 साल के आसपास थे और एक गोदाम में नौकरी करते थे, चौकीदारी का। ये जो काम लगवाए थे ना, उनके एक रिश्तेदार जो उसी गोदाम में ट्रक चलाने का काम करते थे, और उन्होंने उस गोदाम के बारे में भी बताया था कि जो गोदाम का आसपास के एरिया है ना, ठीक नहीं है। वहाँ पर रात के टाइम में अजीबो गरीब आवाज़ आती है और वो प्रेतात्माओं का बसेरा है आसपास के इलाका। बहुत कुछ समझाए थे अजीत को, रिश्तेदार लगते थे। और अजीत जो थे ना, जब उनकी नौकरी नहीं लगी थी ना, तो थोड़ा आवारा किस्म के इंसान थे। गांव में घुमा करते थे, नशा पानी करते थे और माँ बाप पे एक तरह से बोझ बने हुए थे। जब अजीत के रिश्तेदार अब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके माँ बाप हालात बताते हैं अजीत का कि भाई इसको कहीं जॉब लगा दो। लेकिन अभी जो रिश्तेदार थे उनके, अजीत के, वो सोच रहे थे कि अभी मेरे पास में जॉब नहीं है, कोई बढ़िया जॉब लगेगा, आएगा तो मैं लगा दूंगा। तब उनके रिश्तेदार कहने लगे कि नहीं, जैसा भी जॉब मिले इस लड़के के ले जाओ और आप कोई ना कोई जॉब में लगा दो, नहीं तो और गांव में और बिगड़ता जा रहा है। इसके साथ संगत है, गलत लड़कों के साथ में हो चुका है, नशे की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव है। तब उनके रिश्तेदार जो ड्राइवर थे वो अपने गोदाम में चौकीदारी की नौकरी लगवा दी। दिन की चौकीदारी की नौकरी थी और रात को उसी गोदाम में रहना था, अपना खाना बनाना था, आराम करना था। मतलब जो दिन का काम था ना, ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं था। गोदाम बस गेट खोलना और आराम से बैठ जाना, ट्रकों की एंट्री करना, अगर माल जाता है तो। और कई बार तो हफ्ता हफ्ता तक उस गोदाम से माल निकलता ही नहीं था। तो बड़ा आराम की नौकरी थी और पैसा ठीक ठाक ही मिल रहा था। लेकिन जो ड्राइवर साहब थे ना, जो अजीत को उस जगह पर काम लगाए थे, उस जगह के बारे में बता दिए थे कि देख अजीत, सबसे पहले गांठ बांध ले, इस जगह पर तो नशा पानी बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर नॉन वेज फैक्ट्री के अंदर, गोदाम के अंदर तो बिल्कुल नहीं। सब कुछ समझा दिए कि देखो, बाहर में रात के टाइम में घूमना नहीं, निकलना नहीं, अपना अंदर से गेट बंद करो और चैन से सो, और कोई काम तो है नहीं। अब अजीत मान गए थे कि ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करते हैं। और वही काम अपना स्टार्ट हो गया। और जो ड्राइवर साहब थे रोज़ एक चक्कर लगाते थे अब उस जगह पर, उधर से आते जाते। अब उनका रिश्तेदार अजीत था तो मिलने के लिए भी अपना गाड़ी को ब्रेक लगा लेते थे। कुछ देर रुकते वहाँ पर, अजीत से बातचीत करते, कुछ उससे समझाते, कुछ बताते। नया नया लड़का था ना, थोड़ा डर था कि काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक जिम्मेदारी थी ना ड्राइवर साहब के ऊपर में कि उन्हीं की वजह से वो लड़का काम पर लगा था, कोई ऊंच नीच हो जाए फिर उनके ऊपर में कहीं मामला अब ऐसा ना हो जाए, डर रहे थे। तो रोज़ दोपहर में या सुबह के टाइम में जब भी वो उधर से ट्रक लेके गुजरते थे, दूसरे गोदाम पर, मंडी में निकलते थे, तो उस जगह पर जाते थे ना, तो वहाँ ब्रेक लगा लेते थे। जा कर के अजीत से मिलते थे, समझाते थे कि सब कुछ सही चल रहा है ना। अजीत बताते कि बिल्कुल सही चल रहा है। और तब वो कहते कि रात को बाहर तो नहीं निकलते हो ना। तब अजीत कहते कि नहीं, बस जैसा शाम होता है मेरी ड्यूटी ऑफ होती है। हाँ, साग सब्जी लेने ज़रूर मैं बाज़ार में जाता हूँ। वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था, शाम का बाज़ार लगता था। तो ड्राइवर साहब समझ गए, चलो ये तो होना ही है, अगर साग सब्जी नहीं लाएगा इंसान तो खाएगा क्या। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इस तरह करते करते 1 महीना गुजर गया था। जो अजीत थे ना, अब चैन के अपना काम कर रहे थे। अब ड्राइवर साहब आते थे, अब रोज़ एक बार जब चक्कर लगता था उनका, आते जाते अपना रुकते थे वहाँ पर, अजीत का हालचाल लेते, काम के बारे में पूछते और फिर अपना निकल जाते। अजीत बताते हैं कि 1 महीना जब निकल गया ना, मुझे लगा कि ड्राइवर साहब है ना, हमें डराते रहते हैं। मैं नौजवान था, अब मैं डरना सीखा नहीं, गांव का रहने वाला था। अब भूत प्रेत से तो मैं आज तक मिला ही नहीं। लेकिन जो हमारे ड्राइवर साहब थे, रिश्ते में चाचा ही लगते थे, और वो हमें डराने की कोशिश करते थे कि देखो अजीत, ऐसा मत करना, बाहर मत निकलना, रात के अंधेरे मत घूमना।
उस जगह पर खाना बनाओ तो नॉनवेज मत बनाना, ड्रिंक मत करना। 1 महीने तक तो मैं झेल लिया था जैसे तैसे करके। मैं नॉन वेज खाने का आदी था, लेकिन यहाँ आकर के मुझे थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अब शुरू बात था, मैं थोड़ा डरता भी था कि शायद ऐसा करूँगा तो किसी को पता लग जाएगा। डर के रहता था, नौकरी करता था। लेकिन जब 1 महीना सब कुछ सही ढंग से गुजर गया तो मैं सोचने लगा कि चलो अब जो होगी देखी जाएगी, अपना मन को क्यों तड़पाएं। रात के टाइम जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होती शाम के टाइम में, तब मैं सोचा कि आज जाएंगे और वहाँ से बाज़ार से नॉनवेज लेके आएंगे। अब बहुत दिनों से गला भी तर नहीं किया था, तो सोचा था कि चलो आज कुछ खंभा वंभा लेके आते हैं, आज दोनों काम हो जाएगा, नॉनवेज भी खाएंगे और आराम से अपना गला भी तर करेंगे। अरे रात को कौन ड्राइवर चाचा देखने के लिए आते हैं, और ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर कोई चेकिंग करने आता है। अब दिन की ड्यूटी थी, दिन की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में इंसान अपना सोता है, ऐसा ही घर वाली हालात था उनका। एक बार खाना पीना खा के सो जाते थे ना तो सुबह ही उठते थे। अजीत बताते हैं कि मैं बड़ा खुश था कि चलो आज दिन बढ़िया है, आज चलते हैं, संडे का दिन है। और उस दिन ड्राइवर चाचा भी नहीं आए थे, उनकी भी छुट्टी थी। लेकिन मेरी तो ड्यूटी थी, मैं सुबह से लगा हुआ था अपने काम पर जैसा रोज़ करता था। जब शाम हो गई, मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, तो मैं गेट पर ताला मारा, अब फिर कस्बे की तरफ निकल गया। वहाँ जाता हूँ, दोनों चीज़ का इंतज़ाम कर लेता हूँ। और कुछ देर वहाँ पर घूमने फिरने के बाद मैं अपना गोदाम पर लौट आता हूँ। नहाने धोने के बाद मैं बड़ा खुश था कि चलो बहुत दिनों के बाद आज मेरा शौक़ पूरा हो रहा है। महीना दिन गुजर गया है, महीना दिन तक मैं इनका स्वाद चखा नहीं। और फिर अजीत अपने काम में लग जाते हैं, खाना अपना बनाते हैं, नॉनवेज पकाते हैं। जब नॉनवेज बन जाता है ना तो रात को 10 बज जाता है। अब इसके बाद खुले में अपना दरी बिछाते हैं और वहाँ बोतल लेकर के दारू का और बैठ जाते हैं। धीरे धीरे अपना ड्रिंक करते हैं और नॉनवेज का स्वाद लेते हैं। समय कब कितना हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। 1 महीने के बाद में वो इस चीज़ का सेवन कर रहे थे तो शरीर थोड़ा जल्दी चढ़ गया था। और शरीर में भूल गए थे कि हमें चाचा ने बताया है, ड्राइवर चाचा ने, कि बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन इंसान हमेशा उल्टा ही सोचता है। अरे ऐसा क्या डरने की बात है। जब ड्रिंक वगैरह ख़त्म हो गया, भोजन ख़त्म हो गया और कुछ बचा हुआ था तो सोचा कि चलो सुबह के लिए रख देते हैं। और वो ढक ढाक करके अपने कमरे में रख करके और सोचते हैं कि अरे कब तक मैं डर के रहूँगा यहाँ पर, चलो थोड़ा बाहर का आनंद लिया जाए। चांदनी रात है, मौसम भी बढ़िया है, थोड़ा बाहर का हवा पानी लिया जाए। बाहर निकल जाते हैं अपने फैक्ट्री के गेट के बाहर ही, ज़्यादा दूर नहीं। रोड पर उस टाइम जो रोड थी बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी, मतलब जो भी ट्रैफिक आवागमन था सब रुक चुका था। आधी रात हो चुकी थी। अब वो अपना गेट के आमने सामने अब थोड़ा सा इधर उधर चहलकदमी करते हैं। और फिर जो देखते हैं ना तो उनको विश्वास नहीं होता है। देखते हैं कि एक पेड़ के पास में एक लड़की छिपी हुई दिखाई दे रही है। चटकीले रंग के लाल रंग का कपड़ा पहन रखी, गोटे वाली। वो चांद की रोशनी में जब पड़ती है ना उस पर तो चमक आती है। नौजवान थे या नज़र तेज थी। और फिर वो देख लेते हैं कि अरे ये तो जवान खूबसूरत लड़की पेड़ के पीछे छिपी हुई है। क्या ये कौन है, ये यहाँ कर क्या रही है? कहीं अपने घर से गुस्से उस्से में तो नहीं भाग आई है। उनको लगा कि हाँ ऐसा ही हो सकता है, इसके परिवार में कोई कलह होगी, झगड़ा हुआ होगा और ये घर छोड़ के भाग गई होगी। ये गलत बात है, चलो इसको मैं समझाता हूँ। उनके दिल में कोई पाप नहीं था। अजीत बताते हैं कि मेरे दिल में ऐसा कोई पाप था ही नहीं उसके प्रति। हाँ, मैं अब जा रहा हूँ उसके पास में, लेकिन उस टाइम मेरे चाचा के कही हुई बात याद आ रही थी कि देख बेटा, ये जो जगह है ना आत्माओं से भरी हुई है। हाँ देख, इसी की वजह से एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर भी रोड के किनारे पर था, छोटा सा मंदिर था भोले बाबा का। और भोले बाबा का लोग बाग जो यात्रीगण थे आते जाते मत्था टेकते भी थे। और खुद जो ड्राइवर चाचा थे वो अपना जाके मत्था टेकते थे।
अजीत भी जाते थे, दिन के टाइम में मत्था टेक के आते थे। वो मंदिर था, उसी वजह से उस जगह पर वो मंदिर बनाया गया था कि जहाँ भगवान का वास होगा आत्माएं वहाँ नजर नहीं आएंगी। लेकिन इतना होने के बाद भी चाचा बताते थे कि हाँ, उस जगह पर तो आत्मा नहीं आती थी जैसा मैं सुनता हूँ, लेकिन उसके आसपास में आत्माओं का बसेरा था और वो गाहे बगाहे वो उस रोड पर दिखाई देती थी। किस रूप में आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता था। खैर अजीत इस बात को समझ नहीं पाए, नशे में थे, सुरूर चढ़ा हुआ था और एक तरह से जवानी का जोश था, खून में उबाल था। वो चल दिए पेड़ के पास में जहाँ लड़की छिपी हुई थी। थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी जब चांद की रोशनी पड़ता था, इसीलिए दिखाई पड़ती थी कि चमकीले रंग का कपड़ा पहन रखा था, गोटेदार वाला, चांद की रोशनी पड़ते ही चमकता था। तो वो जान गए थे कि घर से भागी हुई लड़की है, जरूर इसके साथ में कुछ ना कुछ हुआ है, पारिवारिक झगड़ा होगा, चलो मैं इसको समझाता हूँ, इसको घर भेजूंगा। वहाँ पहुँच जाते हैं पेड़ के पास में। जब वहाँ जाते हैं ना, वो लड़की पेड़ के पीछे छिपी हुई खड़ी रहती है। अचानक अजीत उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं तुम हो कौन। लड़की एकदम कुछ बोल नहीं पाती है। अचानक जब अजीत को अपने सामने पाती है ना, तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती है, होठ थरथरा रहे होते हैं जैसे कुछ बोलना चाहती हो, अब आवाज़ नहीं निकल रही है। अजीत समझ गए कि लड़की डरी हुई है और जरूर ये घर से भागी हुई है, चलो मैं इसका सहायता करता हूँ। और तब कहते हैं कि देखिए मैडम, ज़माना बहुत ख़राब है, आप जवान हैं, सुंदर हैं, अच्छे घर की लगती हैं, तो ऐसा अब आप काम क्यों किया, आप घर छोड़ के अपना भागी क्यों। वो जो लड़की है कुछ बोलना चाहती है, होठ थरथरा रहे हैं उसके, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। ऐसा क्यों हो रहा था, अजीत को समझ में आया कि लड़की डर के वजह से ऐसा उसके साथ में हो रहा था, घबराई हुई दिख रही थी। मैंने उसको सहारा दिया कि देखिए मैडम, डरिए नहीं, आप घर से भागी हुई हैं, मुझे अंदाज़ा लग चुका है, आपको ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। किस परिवार में झगड़ा नहीं होता है, हर परिवार में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान घर छोड़ के भाग जाए उससे झगड़ा शांत हो जाएगा। क्या मजबूरी थी कि आप घर से भागी हैं। लड़की कुछ बोलना चाहती है, फिर वही हाल होता है, बोल नहीं पाती है, होठ थरथराते रहते हैं, आंखें की पुतलियाँ फैलती रहती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, पलके फड़फड़ाते हैं, मतलब डरी हुई सहमी सी वो नज़र आ रही है अजीत की नज़रों में। अजीत उस पर तरस खाते हैं और कहते हैं मैडम चिंता मत कीजिए, आप सही जगह पर हैं, ये मेरे सामने में गोदाम है, आइए, आपको रात काफ़ी हो चुकी है, अब इस टाइम तो नहीं, लेकिन मैं सुबह आपका घर ज़रूर भिजवा दूंगा। मेरे ड्राइवर चाचा आ जाएंगे सुबह के टाइम में और उनके ट्रक में बिठा दूंगा और पूछने लगते हैं कि आप कौन से गांव की हो, कौन से घर की हो, लेकिन वो बता नहीं पाती है। हाँ, तब अजीत उसको कहते हैं कि चलो मैडम मेरे गोदाम में चलो, वहाँ बैठो, आपको लग रहा है कि प्यास भी लगी है, आप शायद भूखी भी हैं, मेरे पास कुछ खाना है, अगर आप वो खा सकती हैं तो आपका पेट भी भर जाएगा। अजीत उसको जबरदस्ती, लड़की आना नहीं चाहती है, उस पेड़ को पकड़ रखी है, पेड़ को छोड़ना नहीं चाहती है, डरी हुई हालात में दिख रही है, लेकिन अजीत उस पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि नहीं मैडम, ये जो रोड है ना, ये आत्माओं का बसेरा है, यहाँ पर मेरे चाचा बताया करते हैं कि आत्माएं इस रोड पर घूमती रहती है, आपको इस रोड पर रहना नहीं चाहिए, चलिए हमारे यहाँ पर आश्रय लीजिए और सुबह होते ही हम आपको गांव में पहुँचवा देंगे। मुझ पर आप विश्वास रखिए, तसल्ली रखिए, मैं ऐसा कोई गलत इंसान नहीं हूँ। और तब जाके लड़की अजीत के साथ चलती है। बहुत कुछ समझाने के बाद में अजीत उस लड़की को लेके आते हैं अपने गोदाम में, जिस कमरे में रहा करते हैं, वहाँ पर उसको बाइज्जत बिठाते हैं, पानी देते हैं, लड़की मना करती है, अभी तक कुछ बोलती नहीं है, इधर उधर उनके गोदाम में देख रही है, नया जगह है तो मुआयना कर रही है, पानी दे रहे हैं तो मना कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रही है। अजीत समझते हैं कि लड़की डरी हुई है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको अब सही होने में, और वो इंतज़ार करते हैं। फिर वो पूछताछ करते रहते हैं कि आप कौन से गांव के हो, आपके घर में क्या हुआ है, आप घर छोड़ के क्यों भागी हैं, कुछ तो बताइए। लेकिन लड़की के होठ थरथरा कर रह जाते हैं, वो बोल नहीं पाती है।
तब अजीत को लगता है कि सदमे में है, अभी सदमा इसका ख़त्म नहीं हुआ। संभालने की कोशिश करते हैं कि आप अपने घर में हैं, आप समझ लीजिए कि अब ये आपका घर है और मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पानी देते हैं तो बड़ी मुश्किल से पानी अब हाथ में पकड़ती है, हाथ कांपता रहता है, बड़ी मुश्किल से अब होठों में लगाती है गिलास को, थोड़ा बहुत पानी पीती है और फिर गिलास रख देती है। और तब अजीत कहते हैं कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए और मैं इधर उधर थोड़ा अपना देख लेता हूँ, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, लेकिन रात में मेरी कोई खास ड्यूटी नहीं है, लेकिन इतना फ़र्ज है अभी मैं जगह हूँ, अब थोड़ा सा राउंड मार लेता हूँ। और तब तक इस चारपाई पर आप आराम भी, जबकि चारपाई एक ही थी वहाँ पर, जी जो चारपाई थी उस पर अजीत सोया करते थे, बिस्तर भी एक ही था, तो उनको लगा कि थोड़ा देर आराम करने देते हैं, इसके बाद मैं देख लूँगा कोई ना कोई अपनी जगह पर मैं सो जाऊँगा। अजीत वहाँ से निकल जाते हैं, थोड़ा राउंड मारते हैं, जब आधा घंटा बीत जाता है ना, तब उस जगह पर अपने कमरे में पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं ना तो देख करके हैरान रह जाते हैं, दारू की जो बोतल बची हुई थी वो लड़की उसको गटक चुकी है, जो नॉन वेज बना हुआ था जो रखा हुआ था सुबह के लिए वो भी पूरा सफ़ा चट कर रख गई है। जब वहाँ पहुँचते हैं अजीत, जब हालात देखते हैं लड़की का तो समझ नहीं पाते कि लड़की होकर के आधी बोतल दारू गटक गई। चलो खाना पीना तो चलता रहता है, नॉनवेज तो खाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य था कि वो आधी बोतल भी दारू पी चुकी थी। अब अजीत अब उसको देख रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं कि क्या बवाल है भाई, लड़की होकर के ये पूरा आधी बोतल दारू पी गई, जैसे लग रहा है कि इस पर नशा ही नहीं कुछ हुआ हो। मैं तो अभी भी सुरूर में हूँ। अब अपने आप को तुलना करते हैं उस लड़की से, लड़की बिल्कुल देखने में बिल्कुल शांत नजर आ रही है, जैसे उसको नशा का कोई असर ना हुआ। तब अब उनका जैसे ध्यान भटकता है कि अरे, तब वो लड़की को टोकते हैं, अरे मैडम आप तो बड़े कमाल के हो, आधी बोतल दारू पी चुके, चलो आपने खाना खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके घर में दारू अलाउ है, दारू आपके परिवार के लोग पीते हैं? तब वो लड़की अभी भी कुछ नहीं बोल रही है, लगातार अजीत की तरफ घूरती जा रही है, जैसे आंखें उसकी लाल लाल होती जा रही हो, जैसे नशा का सरूर अब चढ़ रहा हो। लगातार अजीत की तरफ घूरती रहती है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। ये घूरना अजीत को बड़ा अजीब सा लगता है, उनके बदन में सिहरन सी उठने लगती है। जिस नज़रिए से अजीत को घूर रही थी ना, उस नज़र को अजीत पहचानते थे, उनके साथ में ऐसा कुछ पहले भी हुआ था, लेकिन वो बहुत पहले की बात थी, लेकिन वो समझ चुके थे कि इसके दिल में मेरे प्रति क्या चल रहा है। तब अजीत बोलते कि ना 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 ना, इस नज़रिए से मुझे देखना भी मत, मैं आपकी उस नज़रिए से कभी देखा ही नहीं। सुबह होते ही और अपने गांव आप चले जाना, आपके माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे। अजीत उसको समझाते हैं, लेकिन लड़की अपनी जो तेवर अख्तियार कर रखी थी, जो अपनी आंखों से घूर रही थी अजीत की तरह, जैसे निगल ही जाएगी, ऐसे अजीत समझ चुके थे कि उसके विचार में अभी चल क्या रहा है। अजीत थोड़ा अब डर चुके थे, तब उस लड़की को समझाते हैं कि नहीं नहीं, ये विचार मन में कहीं मत लाना भी मत, आपको मैंने आश्रय दिया है, ये खाट है, आप आराम कीजिए, और जैसे सुबह होगा जहाँ जाना होगा हम आपको छुड़वा देंगे, चिंता मत कीजिए, अपना ही घर समझिए। अजीत अब लड़की को सुलाते हैं चारपाई पर, डांटते हैं, कुछ बोलते हैं तो डांटते भी हैं कि देखिए आपको सोना पड़ेगा, आप नशे में हैं, आप बाहर नहीं जा सकती। अब एक तरह से अजीत अब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कहीं गलत हाथों में लड़की ना पड़ जाए, और वही डांट डपट करके कि देखिए आप आराम कर लीजिए, और सुबह में मैं आपको खुद कहोगे तो मैं आपको घर छोड़ के आऊँगा, लेकिन अभी आराम करो, आप गलती किया है कि आधा बोतल आपने दारू भी गटक लिया है, ये कभी होना नहीं चाहिए था। अब अजीत अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि चलो इस लड़की को संभालते हैं, रात कैसे भी कट जाएगी, मैं जाग के रहूँगा या जैसे भी रहूँगा, लेकिन इसको सोने देना है। चारपाई पर उस लड़की को सुला देते हैं, और कुछ ही देर के बाद लड़की नशे में तो थी, आराम से सो जाती है, खर्राटे भरने लगती है,
तब लगता है अजीत को कि हाँ अब ठीक है, अब लड़की शांत हो गई है, अब सुबह ही उठेगी। अब थोड़ा इधर उधर टहलते हैं, अब फिर अपने लिए थोड़ा बहुत बिस्तर का कहीं इंतज़ाम करते हैं। कुछ नहीं मिलता है, कार्डबोर्ड रहता है, कार्डबोर्ड ले आकर के बिछा देते हैं और उसी पर अब अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, आराम करने लगते हैं। उस लड़की की तरफ देख लेते हैं उठ उठ करके कि लड़की सोई है या जगी है, लेकिन लड़की की आंखें बंद था, खर्राटे ले रही थी, मतलब गहरी नींद में है। और तब कुछ देर के बाद में अजीत खुद सो जाते हैं। थके होते हैं पूरे दिन के और नींद भी आ जाती है ऊपर से। अब बहुत दिनों के बाद में सेवन भी किए थे दारू का, तो उसका भी सुरूर था। नींद आ जाता है और गहरी नींद में चले जाते हैं। जब उनको लगता है कि मैं कोई विचित्र दुनिया में फंसा हुआ हूँ, जैसे मैं अलग दुनिया में आ चुका हूँ, जिधर देखो उधर लड़कियाँ ही लड़कियाँ घूम रही है। सपने की दुनिया में पहुँच जाते हैं। खूबसूरत लड़की, कोई लंबी लड़की, कोई छोटी लड़की, जैसे लग रहा है कि कहीं मेले में आ गए हैं। और वहाँ पर दुकानदार भी लड़की, खरीदने वाली भी लड़की, और उस जगह पर अकेले यही लड़के हैं। अब अपने आप को देखते हैं कि भाई मैं हूँ कहाँ पर। मेले में वो पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर लग रहा है ना कि हर तरफ ऐसे ही हैं, लंबी लंबी लड़कियाँ, मोटी लड़कियाँ दिखाई देती हैं। तो मैं इस मेले में क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई लड़के का काम नहीं है। वो डर जाते हैं, सपने के अंदर में भी डर जाते हैं। तब उनका कोई बाजू पकड़ करके घसीट लेता है। देखते हैं कि एक सुंदर लड़की है, उनके बाजू पकड़ करके और अंधेरे में खींच के ले जा रही है। डर जाते हैं अजीत, चिल्लाने लगते हैं सपने में भी कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप हो हैं कौन, मैं तो आपको जानता ही नहीं। लेकिन लड़की सिर्फ इशारा करती है कि शांत रहो, शांत रहो। और अजीत खौफ में रहते हैं और ऐसा कुछ जादू करती है लड़की कि अजीत बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और तब उनको लगता है कि मैं किसी जादुई दुनिया में हूँ और यहाँ पर जितने लड़की हैं सब जादूगरनी हैं। डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। लड़की उनको लेकर अंधेरे में जाती है। अब फिर एक जगह पर एक घर दिखाई देता है। उस घर में एक ही चारपाई होती है और लड़की कहती है कि मुझसे प्रेम करो और नहीं तो तुमको मैं मार दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, मैं तुम्हें जानवर बना दूंगी। डराती है, धमकाती है। अब इसके बाद मजबूर हो जाते हैं। जब उनको सपने से जब सपना टूटता है, नींद से जगते हैं और तब अपने आप को देखते हैं कि मैं तो उसी चारपाई पे हूँ, वो लड़की मेरे साथ में ऐसा कुछ कर रही है। खौफ में भर जाते हैं, डांटते हैं उस लड़की को, अरे ये क्या कर रही हो तुम। लड़की बड़ी बड़ी आंख करके उनको डराती है और कहती है, पहली बार बोलती है, देख जो मैं कर रही हूँ ना मुझे करने दे, नहीं तो मैं तुझे जानवर बना दूंगी या तुझे जान से मार दूंगी। तूने अभी मुझे अब पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब अजीत की होश फाकता हो जैसे उड़ जाते हैं, डर जाते हैं। अब उनकी शरीर में झुरझुरी होने लगती है और तभी भी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये भी सपना है, मेरी नींद खुलेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब शरीर पर दबाव पड़ता है, अब तब उनको समझ में आता है कि नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं है, जो कुछ घट रहा है उनके साथ रियल टाइम में। अब फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, नींद आ जाती है उनको बिना अब ऐसे ही। और जब उनकी आंख खुलती है ना तो सुबह हो जाती है। उसी चारपाई पर नंग धड़क पड़े हुए दिखाई देते हैं। अपने आप को जब सुबह उठते हैं तो अब समझ नहीं पाते कि जो मेरे साथ में हुआ है, क्या ये मेरा सपना था, ड्रीम था, या रियल टाइम में हुआ है। हाँ, तब अपने शरीर को देखते हैं कि उसमें तो जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच रखा है, दोनों बाजू को सीने पर खरोच ही खरोच दिखाई पड़ रहा है, गालों पर खरोच। अब उनको समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ क्या है। मैं उस लड़की को लेकर आया था पेड़ के पास से, समझा था कि घर से भागी हुई लड़की है और उसको मैं समझाऊंगा, बुझाऊंगा और फिर सुबह वो घर पहुंचा दूंगा। मैं तो उसके भले के लिए सोचा था। आखिर ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। उनको विश्वास नहीं होता कि हाँ ना, ये शायद सपना ही होगा।
तब वो दारू का बोतल जो रखे हुए थे और वो भोजन रखे थे रात वाला, वो देखते हैं तो सफा चढ़ते हैं। तब उनको समझ में आता है कि ना, ये मेरे कोई सपना नहीं है, जो कुछ हुआ था सब रियल टाइम में। पहली बार जा कर के उनको डर महसूस होता है। उनको लगता है कि कहीं ये आत्मा तो नहीं है जिसके जिक्र उनके ड्राइवर चाचा करते थे। डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन अब तैयार होते हैं, ड्यूटी का टाइम होता है, नहाते धोआते हैं और फिर अपने कपड़े पहनते हैं और फिर अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। 10 बजे के बाद अब उनका ड्राइवर चाचा पहुंचते हैं। अब ब्रेक लगाते हैं वहाँ पर हालचाल लेने के लिए अपने भतीजे का। अंदर आते हैं, अजीत से हालचाल पूछते हैं। अजीत डरे हुए थे, बताना तो चाहते थे लेकिन डर लग रहा था कि अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो चाचा मुझे डांटेंगे, हो सकता है कि नौकरी से मैं निकलवा दें। ऐसे ही गुस्से वाले थे क्योंकि मैं उनका कहना नहीं माना था। यहाँ पर मैं ड्रिंक भी किया था और नॉन वेज भी खाया था, जबकि मेरे चाचा जी मना किए थे। डर यही लग रहा था, डर के वजह से वो कुछ बता नहीं पाते। लेकिन चाचा जो थे ना, तजुर्बे वाले व्यक्ति थे। जब उनके चेहरे पर खरोच के निशान देखते हैं तब पूछने लगते हैं कि अरे अजीत, ये सब क्या हुआ है? ये तेरे चेहरे पर जैसे किसी ने नाखून मारा है, क्या किसी के साथ तेरी लड़ाई झगड़ा हुआ है? अजीत डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं कि अब तो चाचा को पता लग गया है, अब मेरा क्या होगा? अपने आप को संभालते हैं। तब कहते हैं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये खरोच शायद मैं सपने में अपने आप ही मार लिया था। चाचा विश्वास नहीं करते, मन में संदेह हो जाता है। तब कहते हैं कि बेटा जरा शर्ट उतार अपना। डर जाते हैं अजीत, खौफ में भर जाते हैं, अब तो मेरा भेद खुल जाएगा। चलो चेहरे की बात थी तो मैं समझा भी दिया, लेकिन मेरे तो पूरे बदन पर शायद खरोच के निशान हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अजीत कपड़ा नहीं उतारते हैं। तब उनके चाचा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अजीत मेरी बात नहीं मान रहा है। अजीत खौफ में भर जाते हैं चाचा के डर से और फिर धीरे धीरे शर्ट उतारते हैं। शर्ट पर जब खरोच देखते हैं ना, तो चाचा एकदम वो भी सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर तक तो बोल ही नहीं पाते और तब कहते हैं कि अजीत सच सच बता, हुआ क्या है तेरे साथ में? मैं मानता हूँ तेरे चेहरे पर खरोच तू लगा सकता है नींद में, कई बार मेरे साथ भी हो जाता है, कई लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन ये पूरा बदन में जो खरोच आया हुआ है, ये ऐसे तू अपने आप नहीं लगा सकता है। इसका रहस्य क्या है तू बता। क्या तू फिर नशा पानी करने लगा यहाँ पर जो मैंने मना किया था? क्या तू बाहर निकला था रात के टाइम में, आधी रात के आसपास? चाचा को शक हो गया था। अजीत की बोलती बंद हो गई थी, अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। चाचा समझ गए कि दाल में काला है, अरे पूरा पूरा ही दाल काली है। अब उनको समझ में आ गया था और तब वो डांटते हुए पूछने लगे कि अजीत सच सच बता, इसी में तेरी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है, नहीं तो मामला आगे तक बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा और फिर ना तो तू संभाल पाएगा ना मैं संभाल पाऊंगा। अजीत डर जाते हैं, खौफ में रहते हैं और फिर आंखों से आंसू निकलने लगता है और डरते हुए सब कुछ बताने लगते हैं कि देखिए चाचा जी, बहुत दिन हो चुका था, शरीर में दर्द भी था, अब मैं सोचा कि चलो 1 महीना हो गया है, थोड़ा सा आज कर ही लेते हैं। बाज़ार से मैं ले आया था, नॉनवेज भी ले आया था, दारू भी ले आया था, लेकिन मैं पूरा नहीं पिया था, आधी बोतल बचा दिया था। और जितना मैं मटन लेके आया था अब आधी खाया था, सोचा कि चलो सुबह में कौन खाना बनाए, सुबह भी इसी से काम चला लेंगे। अब इसके बाद पूरी की पूरी कहानी बताने लगते हैं। मैं बाहर जाता हूँ अब हवा पानी लेने के लिए। डर निकल चुका था ना, दारू पीने के बाद में एक जोश आ गया था, पावर आ गया था। और तब मैं देखता हूँ कि पेड़ के पीछे अब एक लड़की छिपी हुई है, मुझे घूर रही थी और उसके चमकीले कपड़े से मैं पहचान पाया, नहीं तो मैं देख ही नहीं पाता। अब चांद की रोशनी पड़ रही थी और वो जो चमकीला कपड़ा था उसका चमक रहा था। मैं सोचा कि वो घर से भागी हुई है, पूरी बात को बताते हैं। और तब ड्राइवर साहब पूरी बात समझ जाते हैं, बहुत देर तक चुप रहते हैं और फिर अजीत का हाथ पकड़ते हैं और सीधा वहाँ से लेके चलते हैं जो रोड के बगल में
उन्हीं फैक्ट्री के मैंने गोदाम जो था ना उसके बगल में मंदिर बना हुआ था भोले बाबा का, वहाँ ले आते हैं। हाँ, कहते हैं बाबा से माफ़ी मांग तभी तू बच पाएगा, नहीं तो समझ ले तेरा अंत एकदम नज़दीक है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक बाबा माफ़ नहीं करेंगे। अब अजीत की हालत और ख़राब है, डरे हुए थे हालात में। अब चाचा उनको समझा रहे थे कि देख भोले बाबा से माफ़ी मांग कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, हो सकता है कि बाबा माफ़ कर दें। अब वही ड्राइवर साहब अजीत से करवा रहे हैं। आखिरकार अजीत माथा टेकता है भोले बाबा के सामने में। अब अपना गलती को कहता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा गलती कभी कभी नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नाक रगड़ता है, माफ़ी मांगता है। तब ड्राइवर साहब कहते हैं कि आप उठ जा, देख तूने भोले बाबा से दिल से माफ़ी मांगी है ना, ऊपरी मन से तो नहीं मांगी। तब अजीत रोने लगते हैं कि नहीं, मैं दिल से माफ़ी मांगा हूँ। तब अजीत के जो चाचा हैं ड्राइवर साहब फैक्ट्री में लेके आते हैं गोदाम में। अब पूरा समझाते हैं, देख मुझे शक है ये जो लड़की थी ना वो एक प्रेत आत्मा थी, और वो भी शक्तिशाली प्रेत आत्मा। यहाँ जो प्रेत आत्मा है ना बहुत पुरानी है। आज जैसे मैंने सुना है ना, ज्ञानी लोग कहा करते हैं कि जितनी प्रेत आत्मा पुरानी हो जाती है और उसमें पावर शक्ति भरने लगती है, लेकिन अपनी वो व्यवहार बदलती नहीं है। जो पहले मौत से पहले थी ना, जैसा वो व्यवहार करती थी अब वैसे ही व्यवहार अभी भी करती हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई सीधी सादी लड़की हो तो अपना सीधी सादी रहती है, और जो थोड़ा नटखटी लड़की होती है वो उसका व्यवहार भी वैसे रहता है। आत्माएं अब अपना पूर्व जन्म के जो व्यवहार है वैसे ही करती रहती है जैसे जिंदा थी। वो अपने आप को मरा हुआ समझती नहीं है, उनको लगता है कि मैं जिंदा ही हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर में सब पावर है, मेरे पास में ऐसी शक्ति है कि मैं दुनिया को अपने बस में कर सकती हूँ। और वो लड़की तेरे साथ में खेल खेलने आई और तुझे वो पसंद कर भी लिया था। ड्राइवर साहब अब अजीत को समझाते हैं, देखो हमने भगवान से माफ़ी मांग लिया, भगवान हमें माफ़ भी कर दिए होंगे, अब डर मत, जो होना था अब हो चुका है। लेकिन अजीत कान पकड़ ले कि आज के बाद इस जगह पर ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, इस जगह पर तू दारू वारू का चक्कर छोड़ दे, ऐसा कभी मत करना भूल से भी। अजीत कहते कि ठीक है चाचा, मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन डरे रहते हैं। कहते हैं चाचा अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तब ड्राइवर साहब समझाते हैं कि तू डर मत कर, भगवान में आस्था रख और शाम के टाइम भोले बाबा के मंदिर में जाना और फिर माफ़ी मांगना, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। आप फिर समझा बुझा करके अपने काम पर निकल जाते हैं। जब रात होती है ना, अजीत थोड़ा घबराए रहती है। अब वो समझ जाते हैं कि जो लड़की उनके पास में आई थी, जिसको लेके खुद ही आए थे, और गलती तो खुद कर दी है, क्या जरूरत थी अब बाहर जाने की, हमें अब पागल कुत्ते ने काट रखा था कि मैं बाहर गया। ये सब दोष है दारू का, अगर मैं दारू नहीं पीता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। अब अपने आप को कोसते हैं, रात हो जाती है। अब फिर कुछ खाना पीना बना करके अब ज़्यादा डरे हुए हालात में हैं, भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है। अब फिर खा करके सोने की कोशिश करते हैं, और वो सोच सोच में कब नींद आ जाती है उनको पता भी नहीं लगता है। जब रात होती है ना, तब उनको वही एहसास होता है कल वाली, जैसे उनके सीने पर कोई सवार हो, बोझ के तले दबे जा रहे हों। आंखें खोलते हैं तो वही लड़की उनके सीने पर सवार है, एकदम वही कल वाला सब कुछ हालात है। अब अजीत की हालत खराब हो जाती है। कल तो जान नहीं पाए थे कि आखिर मामला क्या है। अब आज तो उनको पता था कि लड़की जो है सामान्य लड़की नहीं है, ये लड़की तो प्रेत आत्मा है, प्रेत शक्ति है, और इसके अंदर असीम पावर है, ये कुछ भी कर सकती है, मुझे मार भी सकती है। और डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि उस लड़की को धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। मनमानी करके लड़की छोड़ती है, अब फिर उनको डराती भी है कि देख तू इस जगह से जा भी नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूँ, मैं तेरे को जहाँ भी जाएगा मैं आ जाऊँगी, तुझे बर्बाद कर दूँगी।
तुझे तेरा परिवार का जितना परिवार के सदस्य है ना, सबको मैं मार दूंगी। डरा देती है लड़की और अजीत एकदम डरे हुए रहते हैं। सुबह होता है और फिर उनके ड्राइवर चाचा 10 बजे के बाद में आते हैं और पूछते हैं अजीत रात कुशल पूर्वक बीती है कि नहीं। तब अजीत रोने लगते हैं कि चाचा नहीं, वही हालात मेरे साथ में हुआ है। चाचा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं सब तेरा क्या धरा है, तुझे दारू पीने की जरूरत क्या थी, अगर पी भी लिया चलो ठीक है, लेकिन बाहर निकलने की जरूरत क्या थी, तुझे कोई दिखाई दे दिया तो उसके पास जाने की क्या जरूरत थी, तू अपने आप को शहंशाह समझता था ना, अब देख लिया ना, अब क्या करें। फिर मंदिर ले जाते हैं, मत्था टेकवाते हैं, लेकिन असर कुछ नहीं होता है। सब कुछ करने के बाद में अजीत बहुत खौफ में रहते हैं और तब कहते हैं कि चाचा मैं रात में रुक नहीं पाऊंगा। डर जाते हैं और चाचा भी समझते हैं हालात को कि ऐसे हालात में ठीक भी नहीं है अजीत को यहाँ रहना। और तब कहते हैं कि ठीक है तू दिन के काम कर ले, रात का मैं जब लौटूंगा और तुझे अपने ट्रक में बिठा करके अपने घर ले चलूँगा। अब वही करते हैं। अब जो अजीत है ना, चाचा के साथ उनके घर आ जाते हैं और वहाँ आकर के थोड़ा हौसला बढ़ता भी है। पारिवारिक घर है, सब कुछ जाना पहचाना है, ऐसे कोई बात नहीं है। अब वहाँ पर जो ड्राइवर साहब है ना, अब ये पारिवारिक माहौल में ऐसी बात नहीं बताते हैं, कहते हैं कि बस सब कुछ कुशल मंगल है, लड़का घूमने फिरने के लिए आ गया है। मैं सोचा कि चलो मन भी बहल जाएगा, अपने परिवार को समझा देते हैं। और अजीत को एक कमरे में अलग दिया जाता है कि भाई तुम इस कमरे में सो जा। खाना पीना खाने के बाद अजीत उस कमरे में चले जाते हैं। अब तो समझते हैं कि मैं उस जगह से काफ़ी दूर आ गया हूँ, आत्मा ने तो मुझे धमकी दिया था, अरे इतनी दूर कैसे आ सकती है। अजीत अपने मन में विचार करने लगते हैं कि नहीं, अब वो आत्मा मुझे छू भी नहीं पाएगी। रात जब आधी रात होती है यही सोचते रहते हैं, कब नींद आ जाता है पता ही नहीं लगता है। जब उनके सीने पर वही दबाव पड़ता है, वही वजन पड़ता है ना, तो आँख खुल जाती है। जैसे आँख खुलती है तो वही हालत होता है जो उनको गोदाम में हुआ था। चीखने लगते हैं और तब उनके परिवार के जो सदस्य थे ड्राइवर चाचा के, सब जाग जाते हैं, आवाज़ देने लगते हैं कि क्या हुआ अजीत, अजीत बात क्या है। ड्राइवर चाचा तो समझ गए थे कि इसके साथ में क्या चल रहा है। सारे परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं और तब जाके अजीत अंदर से घबराए हुए दरवाज़ा खोलते हैं। कपड़ा अस्त व्यस्त। अब ये हालात देखकर परिवार के लोग चौंक जाते हैं कि माजरा क्या हुआ, लेकिन सब जानते थे। ड्राइवर साहब, अजीत के चाचा अपने परिवार को कहते हैं अपने अपने कमरे में जाओ, मैं सब कुछ देख लूँगा। सबको भेज देते हैं और फिर अजीत से पूछते हैं कि वही बात है ना। तब अजीत बताते कि हाँ अब तो वो यहाँ तक आ गई है। और तब कहते कि चिंता मत कर, अब तू घर आ गया है ना, मैं सब कुछ देख लूँगा, सुबह हो जाने दे। जब सुबह होता है ना तो तांत्रिक चाचा एक मंदिर में लेके जाते हैं, अपनी कॉलोनी के बजरंग बली के मंदिर पर। वहाँ पुजारी उनके जानकार होते हैं, आपस में प्रणाम होता है। अतः पुजारी कहते हैं अजीत के चाचा से कैसे आना हुआ। अजीत के चाचा सब कुछ बताते हैं कि मेरा भतीजा है, दूर का है, रिश्तेदार का है, मैं इसको लेके आया था। पूरी कहानी बताते हैं, इसके साथ में ऐसा खेल हो गया है। तब पुजारी बताते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा है ना, तुम्हारे रिश्तेदार है ना। तब ड्राइवर चाचा कहते हैं कि हाँ मेरा ही रिश्तेदार है। तब वो झाड़ फूँक करते हैं और एक अब लाल रंग का धागा देते हैं, कहते हैं ये बजरंग बली का प्रसाद है, प्रसाद समझ लो, ये रक्षा कवच भी है, अब इसको गले में लगा के रखना बेटा, जब तक मैं ना कहूँ, उतारना नहीं गले से। देखना बजरंग बली सब रक्षा करेंगे। जाओ तुम, जो कुछ बीमारी है मैंने दूर कर दिया, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो आत्माएं तुम्हारे पास को बिल्कुल आ नहीं पाएगी, ना तो ये छू पाएगी। सब कुछ होने के बाद अजीत घर लौटते हैं और उस रात भी उस गोदाम पर नहीं जाते हैं। जो ड्राइवर साहब है ना, उसके मैनेजर को सब कुछ बता देते हैं कि उसके अचानक तबीयत खराब हो गया और तब मैं उसको घर लेके आया हूँ। अब उस जगह पर नए लोग आ चुके हैं और वो उसका काम संभाल लिए हैं। अब जो अजीत है ना, अब चाचा के घर पर अब रात होता है और अजीत घबराए हुए रहते हैं कि क्या पता आज भी मेरे साथ में ऐसा हो जाए।
कहीं ये मंत्र काम नहीं किया, ये शक्ति काम नहीं किया, रक्षा कवच काम नहीं किया, अब तब मेरा क्या होगा? अब तो ज़्यादा गुस्से में हो जाएगी, अब मुझे नुकसान पहुंचा देगी, क्या पता मुझे जान से भी मार दे। और वही होता है जब आधी रात होता है ना, एकदम भयभीत रहते हैं, नींद तो दूर रहती है। अचानक कमरे में वो लड़की दिखाई देती है, एकदम गुस्से में पैर पटकती हुई और भारी आवाज में बोलती है कि तू कब तक बचेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू ये शक्ति अपने गले में पहन रखा है, कब तक तेरी जान बचाएगी, मैं भी देखती हूँ। कभी तो ये खत्म होगा इसका पावर, मैं इंतजार करूँगी। अब देखना इस बार तू मुझे मिल जाता है ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बहुत धमकाती है, डराती है, कहती है कि अभी भी बचना चाहता है, इस शक्ति को निकाल के फेंक दे, मैं तेरी जान का बकस दूंगी, मैं भूल जाऊंगी। लेकिन अजीत को चाचा ने और मंदिर के पुजारी ने बता दिया था कि हो सकता है वो आत्मा तेरे आसपास में आए, डराने की कोशिश करे और तुझे लालच दे कि हाँ ये शक्ति को तू बाहर निकाल दे, फेंक दे, मैं तेरी जान बकस दूंगी, मैं तुझे धनवान भी बना दूंगी, सोना चांदी अब तुम्हें दे दूंगी, अमीर बना दूंगी, लेकिन तुम लालच में मत फंसना। वही अजीत अब मान लेते हैं कि नहीं बाबा, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं। तब वही लड़की अजीत से वही सब बात करने लगती है कि देख मैं तुझे गरीबी से निकाल सकती हूँ, मैं तुझे धनवान बना सकती हूँ, अगर तू ये शक्ति रक्षा कवच है ना, इसको निकाल कर फेंक दे, अब मेरे साथ में रह, मेरी दुनिया में चल, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तू आता जाता रहेगा, मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ, अब मैं तुझे धनवान बना दूंगी, जैसा चाहेगा मैं ऐसा तुझे कर दूंगी, लेकिन तू मेरे साथ में रह, मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तब अजीत को लालच भी आ जाता है एक पल के लिए, अरे वाह इतना धन आ जाएगा, मेरी जान भी बची रहेगी, जैसा लड़की कहती है। तभी चाचा का वो आवाज़ सुनाई पड़ती है कि नहीं बेटा, ऐसा हरगिज मत करना, ये लड़की तुझे लालच देगी, तुझे लालच में इतना फंसा देगी तो अंधा हो जाएगा, तुझे लगेगा कि हाँ इसी में मेरी भलाई है, लेकिन एक बार जो रक्षा कवच निकाल देगा ना, लड़की तेरा खेल खत्म कर देगी। आखिरकार अजीत डर जाते हैं और कहते कि नहीं, मैं इस रक्षा कवच को कभी नहीं निकालूंगा जब तक पुजारी जी ना कहें। लड़की अपनी अब वही औकात दिखा देती है कि तू कैसा इंसान है, तुझे लालच भी नहीं है, मैं तुझे कह रही हूँ कि इतना सोना चांदी मैं तुझे दूंगी, धनवान बना दूंगी, जो चाहिए मैं वो सब कुछ करके दूंगी, लेकिन शर्त वही है कि ये रक्षा कवच को निकाल दे। अजीत बिल्कुल मना कर देते हैं। इसके बाद उसका रौद्र रूप दिखाई देता है, पूरा घर में अब अजीत को उतरने का मौका तक नहीं देती है, ना चिल्लाने का मौका देती है, डरे रहते हैं, पलंग से खाट से उतर भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि लड़की मुझे छू नहीं सकती, मेरे गले में रक्षा कवच है, जब तक है अब वो लड़की मेरे करीब नहीं आ सकती, दूर से ज़रूर मुझे धमका रही है, मुझे लालच दे रही है कि ये रक्षा कवच को निकाल कर फेंक दे, लेकिन अजीत ऐसा नहीं करते। आखिरकार वो लड़की को समझ में आता है कि हाँ ये लालच में नहीं फंसने वाला, ना ये डर रहा है। तब वो धमका के जाती है कि मैं आऊँगी, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं ये काम करके रखूँगी। अब अजीत डर जाते हैं, सुबह होती है, फिर चाचा को बताते हैं, और तब चाचा शाबाशी देते हैं कि शाबाश बेटा, इसी तरह हौसला बना के रख, देख तू तो बहुत बड़ी गलती कर दिया है, इतना समझाने बुझाने के बाद भी तू मेरी बात को नहीं माना, अब ये सब सज़ा मिल रही है, लेकिन चल कुछ दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ दिन तेरे पास में लड़की आए, आखिरकार थक जाएगी और फिर वो भूल जाएगी तुझे। वैसे ही होता है। अब वहाँ पर जो अजीत है ना, रुक जाते हैं अपने चाचा के पास में, घर भी नहीं जाते हैं, डर लगता है कि उनके परिवार में ये सब घटना होगी तो परिवार के लोग क्या सोचेंगे। यहाँ तो चाचा हैं जो संभाल भी लेंगे। ये जो मंदिर है पास में है, अगर कुछ ऊंच नीच होगा तो मैं मंदिर तो जा पाऊँगा। लड़की हर रात को आती है, कुछ देर तक अब अजीत को बहलाती है, फुसलाती है, अपना प्यार का जलवा दिखाती है, सोना चांदी का ऑफर करती है, मैं तुझे अमीर बना दूंगी, लेकिन अजीत जानते हैं
कि जब एक बार मैं रक्षा कवच निकाल दिया ना, तब मुझे मोहलत नहीं देगी, मुझे अपनी दुनिया में लेकर जाएगी और जहाँ से मैं लौट करके कभी नहीं आऊँगा। और ऐसा ही करते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे अमीर नहीं बनना है, जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं ठीक हूँ। लड़की 15 दिन तक उनके घर में आती है और ऐसे ही लालच देती है, डराती है, धमकाती है कि कैसे भी अजीत इस रक्षा कवच को निकाल फेंके। लेकिन चाचा हर दिन पूछते हैं अजीत से कि आज क्या हुआ, क्या बोली, और सब कुछ बताते हैं। तब अजीत को समझाते हैं चाचा कि बिल्कुल सही कर रहा है। वैसे ही जिद पर अब आड़ा रहा, डरने की जरूरत नहीं है, वो लड़की तुझे छू नहीं पाएगी। आखिरकार 15 दिन होने के बाद मंदिर में जाते हैं। अब फिर उस रक्षा कवच को बदल देते हैं पंडित जी, दूसरा रक्षा कवच अब पहना देते हैं और कहते हैं कि अब लड़की तेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं आएगी, तू बिल्कुल अब डरने की जरूरत ही नहीं है। अब वही होता है, उसके बाद वो आत्मा लड़की कभी भी अजीत के पास में भटकती नहीं है। अब फिर अजीत उसी जगह पर नौकरी करते हैं। अब कुछ साल तक वहाँ नौकरी करते हैं। अब इसके बाद वो गोदाम था, अब बंद हो चुका है। कोई नुकसान अगर हो गया वहाँ पर, ऐसी वजह से गोदाम को बंद कर दिया गया। अब चाचा जो ड्राइवर थे ना, अजीत को ड्राइवर बना देते हैं, अपने साथ रखते हैं। और अजीत बताते हैं कि उसके बाद में वो लड़की मुझे कभी भी नहीं दिखाई दी। अब तो मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ और अकेले ही ट्रक ज़्यादातर चलाता हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे वो सब याद आता है ना, तो रात के टाइम में मैं डर जाता हूँ, और इतना डर जाता हूँ ना कि मैं ढाबा पर रुकता हूँ। आज भी रक्षा कवच मैं बदलता रहता हूँ। उस मंदिर में जाता हूँ, वो पुजारी नहीं रहे, लेकिन जो नए पुजारी हैं ना, वो भी रक्षा कवच हमें बना के दे देते हैं और गले में डाल कर रखता हूँ। तो ये थी कहानी अजीत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरी मेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।